आदाब नाजरीन, मैं हूं फरहान नजम। आदाब नाजरीन, मैं हूं समरीन नाज। डीडी उर्दू की बेहद ख़ास पेशकश हेलो डॉक्टर में आपका तहे दिल से खैर मकदम। प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में हम आपको दिखाते हैं आपकी सेहतमंद ज़िंदगी का राज, ताकि आप बदल सके अपने जीने का अंदाज़। बिल्कुल सही कहा आपने फरहान। वाकई में हर इंसान ये चाहता है कि अपनी ज़िंदगी को हंसी खुशी बसर करे, एक सेहतमंद ज़िंदगी हासिल करे, और इसके लिए वो हर चंद कोशिशें भी करता है। ना सिर्फ वो खुद तंदुरुस्त रहे, बल्कि वो चाहता है कि उसके जो लवाकीन हैं, उसके घर खुदमे के लोग हैं, वो भी तंदुरुस्त नज़र आएँ। ज़ाहिर सी बात है कि सबके लिए कोशिशें भी होती हैं, लेकिन कुछ अमराज, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो अचानक से हमला कर देती हैं। नाज़रीन, कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी मर्ज़ के बारे में किसी से सुनते हैं या कहीं पढ़ते हैं तो दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है, और यही सोचते हैं कि कहीं ये मर्ज़ हमें ना हो जाए, हम इससे दूर रहें या पर हमला ना कर दे। लेकिन जनाब, कभी कभी ज़िंदगी करवट भी बदल देती है, और कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जब किसी तरीके का ख़तरनाक मर्ज़ जो है वो हमें लग जाता है। जदीद दौर की अगर हम बात करें नाज़रीन, तो देखा जा रहा है कि जो कैंसर, ये एक ऐसा ख़तरनाक मर्ज़ है जो तेज़ी से बढ़ रहा है, और बरस दर बरस इसके जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा होता जा रहा है। अब इनकी तादाद में इजाफ़ा क्यों हो रहा है, ये भी काबिल गौर बात है। क्या हम उतने बेदार नहीं हैं? जी हाँ, शायद हम कहीं चूक रहे हैं। तो नाज़रीन, आज हेलो डॉक्टर के इस बेहद ख़ास शुमारे में हम बात करेंगे कैंसर से ही जुड़ी, और कैंसर में भी हम बात करेंगे ब्लड कैंसर की। आखिर क्यों हो जाता है ये ब्लड कैंसर, क्या इसके सिम्टम्स हैं और कैसे हम इससे बच सकते हैं, और क्या है इसके ट्रीटमेंट। तो ये सभी अहम जानकारी हम हासिल करेंगे, और किन से हासिल करेंगे? जी हाँ, हमेशा की तरह हमने मदु किया है अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट्स के एक ख़ास पैनल को। करवाएंगे आपका उनसे तारुफ, करवाएंगे मुलाकात। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमसे लाइव कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो टोल फ्री नंबर है वो हमारे स्क्रीन पर बार बार दिखाया जा रहा है। तो चलिए बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं आज के इस ख़ास शुमारे का, और सबसे पहले नज़र डाल देते हैं इस ख़ास रिपोर्ट पर। नाजरीन, सेल्स यानी खुलिये इंसानी वजूद की बुनियादी इकाई हैं। कहा जाता है कि इंसान तकरीबन 30 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बना है। ये खुलियात ही हैं जो इंसानी जिस्म को तश्कील देते हैं। सेल्स बढ़ते, घटते और तकसीम होते हैं, और फिर नए सेल्स जन्म लेते हैं। कैंसर की शुरुआत भी इन्हीं सेल्स में खराबी आने से होती है। कैंसर उस वक्त शुरू होता है जब इंसान के किसी उज़्व या टिश्यू में जेनेटिक तब्दीली रूनुमा होती है, और सेल्स बेकाबू होकर गैर मामूली तौर पर बढ़ने लगते हैं। ब्लड कैंसर आम कैंसर की ही एक किस्म है जो ब्लड सेल्स को मुतासिर करता है। ये खून के सेल्स में मौजूद डीएनए में म्यूटेशन की वजह से होता है। खून का कैंसर, जिसे हेमेटोलॉजिक कैंसर भी कहा जाता है, ब्लड सेल्स की पैदावार और काम पर असर डालता है। ये बोन मैरो में शुरू होता है, जहां खून पैदा होता है और खून और लिम्फाती निजाम को शदीद तौर पर मुतासिर करता है। ब्लड कैंसर को बुनियादी तौर पर 3 किस्मों में बांटा जा सकता है: ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और माइलोमा। इन तीनों की अलामात और इलाज मुख्तलिफ हैं। ल्यूकेमिया बोन मैरो में शुरू होता है, और इसके नतीजे में बहुत ज्यादा तादाद में व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं, जो जिस्म की इन्फेक्शन से लड़ने की सलाहियत और नॉर्मल सेल्स की पैदावार को मुतासिर करते हैं। लिम्फोमा लिम्फाती निजाम पर असर करता है, खास तौर पर लिम्फ नोड्स और लिम्फोसाइट्स पर। माइलोमा कैंसर में प्लाज्मा सेल्स मुतासिर होते हैं, जो एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। गैर मामूली प्लाज्मा सेल्स बोन मैरो में जमा हो जाते हैं, जिससे हड्डियों और नॉर्मल सेल्स की पैदावार को नुकसान पहुंचता है। खून के कैंसर की कई वजूहात होती हैं। तिब्बी माहिरीन अभी तक इसकी असल वजह नहीं जान सके हैं। ताहम खून के कैंसर की बुनियादी वजह व्हाइट ब्लड सेल्स में आने वाली तब्दीली समझी जाती है। व्हाइट ब्लड सेल्स दरअसल एक इम्यून सिस्टम है जो जिस्म को बीमारियों से बचाने में अहम रोल अदा करता है। मुदाफ़ती निज़ाम में खराबी, वायरस और इन्फेक्शन ब्लड कैंसर के इम्कानात को बढ़ा देते हैं, लेकिन कैंसर के ज्यादातर मामलात में जेनेटिक तब्दीली ही सामने आई है। इसके अलावा कुछ खास माहौलियाती आलूदगी, मसलन अगर कोई हाई इलेक्ट्रिसिटी या हाई टेंशन तारों के पास या एटमी प्लांट के नजदीक रहता है, तो ऐसी सूरत में कैंसर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जो लोग ऐसी फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहां बड़े पैमाने पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है या रेडिएशन होता है,
उनके लिए भी खतरे की बात है। तंबाकू नोशी और शराब नोशी करने वाले भी इस बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं। ब्लड कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम की मुख्तलिफ अलामात होती हैं और ये मर्ज की शिद्दत के एतबार से जाहिर होती हैं। थकान और कमजोरी, बार बार इन्फेक्शन या बुखार, वजन में अचानक कमी, हड्डियों और जोड़ों में शदीद दर्द, रात में पसीने आना, गर्दन, बगल या कमर में गांठ या सूजन, चक्कर आना, भूख में कमी, खून बहते रहना, नजर का धुंधला होना और पीलापन, ये वो अलामात हैं जिनमें से कुछ के जाहिर होने पर भी फौरन माहिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। किसी भी बड़ी बीमारी से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाना सबसे कारगर साबित होता है। लिहाजा ब्लड कैंसर से बचाव के लिए सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाएं, सेहतमंद ग़िज़ा खाएं और पाबंदी से वर्जिश करें। अपनी मजमूई सफाई सुथराई का ख्याल रखें, खुद को किसी भी इन्फेक्शन से महफूज रखें, खुद को माहौलियाती आलूदगी, केमिकल्स, रेडिएशन, धूप की तपिश से बचाएं। जिस कदर मुमकिन हो प्रोसेस्ड खानों, तंबाकू नोशी, शराब नोशी से परहेज करें। जिस्म और तबीयत में कोई भी तब्दीली होने पर माहिर डॉक्टर से मशवरा करें। इन सब एहतियाती तदाबीर पर अमल करके किसी भी बीमारी से महफूज रहा जा सकता है। तो देखा नाजरीन, हमने इस रिपोर्ट में भी, मुख्तसर सी रिपोर्ट में हमने कितनी सारी जानकारी हासिल की, किस तरह से वाइट ब्लड सेल्स में जो ये तब्दीली आती है उससे ब्लड कैंसर हो सकता है। इसके साथ ही तंबाकू नोशी और आलूदगी जो है, माहौलियात की जो आलूदगी है, वो भी इसका सबब बन सकता है। कहीं ना कहीं अगर मुख्तसर तौर पर हम ये बात कहें कि कोई भी ख़तरनाक मर्ज़ जो हमारी ज़िंदगी में दस्तक दे रहा है, चंद लम्हों में हमारी ज़िंदगी को दरहम बरहम कर सकता है, तो हमें इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है कि कैसे हम इन खतरनाक अमराज से खुद को बचाएं। क्या कहना चाहेंगे आप फरहान? यकीनन हमें इस तरह के अमराज के बारे में बहुत बेदार रहना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को इस तरह से गुजारना चाहिए कि हम वो काम सब करें जो माहिरीन हमें बताते हैं। इससे ये तो हो जाएगा कि हमारी ज़िंदगी भी बेहतर होगी और हो सकता है बहुत सारी बीमारियों से भी हम महफूज रखें अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को। तो आज के इस एपिसोड में जो ब्लड कैंसर की बात हो रही है, जो माहिरीन हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आपको उनसे तारुफ़ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन खुंगर, जो कि प्रोफेसर हैं, हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में, और हमारे साथ हैं डॉक्टर ऋषि धवन, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी एम्स दिल्ली में, और साथ ही हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हेमेटोलॉजी एम्स दिल्ली में। तीनों एक्सपर्ट्स का बेहद शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। प्रोग्राम की शुरुआत मैं डॉक्टर जितेंद्र आपसे करूँगा। हेमेटोलॉजी में आप सीनियर डॉक्टर हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं सीनियर। मैं जानना चाहता हूं कि ब्लड कैंसर की बात हो रही है, ब्लड कैंसर क्या है और ये कितनी तरह का होता है? डॉक्टर जितेंद्र। ब्लड कैंसर ये खून के सेल्स का कैंसर है। जो ऑर्गन के सेल्स का कैंसर होता है हम उसको, जैसे छाती का कैंसर है तो हम उसको ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। ओके। लंग्स का है तो लंग्स कैंसर है, कैंसर कार्सिनोमा लंग है। जी। इसी तरह जो ब्लड के सेल्स का कैंसर है हम उसको ब्लड कैंसर बोलते हैं। ब्लड में हमारे मतलब रेड ब्लड सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। जो लिक्विड मीडियम में 3 तरह के सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। जो वाइट ब्लड सेल्स हैं जब ये डेवलप होते हैं जी, तो नॉर्मल डेवलप हो रहे हैं तो ठीक है, ये इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। और हमारे वाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ओके। लेकिन कभी ये ठीक तरह से डेवलप नहीं हो पाते और ये तब्दील हो जाते हैं कैंसर सेल्स में। मतलब डेवलपमेंट के दौरान ये नॉर्मल डेवलप होने की बजाय एबनॉर्मल डेवलप हो जाते हैं, और जो एबनॉर्मल डेवलप हो जाते हैं उसके बाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसका जैसे बेकाबू इनका वो है, अनियंत्रित इनकी जो ग्रोथ है जो और एबनॉर्मल है, जो नॉर्मल नहीं है। जी डॉक्टर साहब। एक तो नॉर्मल भी नहीं हुए और फिर बढ़ते ही जा रहे हैं, कोई इनको रुक नहीं पाते। अच्छा, ये आप बता रहे हैं कि ये बढ़ते जाते हैं, इनके बढ़ने से ब्लड कैंसर की शिकायत हो सकती है, उसका खतरा बच सकता है। हाँ, कैंसर हम बोलते हैं उसी को, जो सेल जब बढ़ने शुरू हो गए और नहीं रुक रहे तो हम उसको कैंसर बोलते हैं। अच्छा, जो गलत तरीके से बढ़ रहे हैं तो वो ब्लड कैंसर में तब्दील या कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। लेकिन अभी आपने ब्लड कैंसर की बात की, तो ब्लड कैंसर क्या एक ही तरह का कैंसर होता है या इसमें कई तरह से हो सकता है? कितनी तरह का होता है ब्लड कैंसर डॉक्टर जितेंद्र? बेसिकली 3 तरह का है ब्लड कैंसर। ये ल्यूकीमिया हो सकता है, लिम्फोमा हो सकता है या माइलोमा हो सकता है।
ल्यूकीमिया जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, हमारी जो सफ़ेद खून के सेल हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, अगर उनका कैंसर होता है हम इसको ल्यूकीमिया बोलते हैं। और एक लिम्फ नोड जो हमें हमारी इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं, लिम्फ नोड के जो सेल्स हैं अगर उनका कैंसर हो जाता है तो हम उसको लिम्फोमा बोलते हैं। अच्छा, ऐसे ही ब्लड में हमारे प्लाज्मा सेल्स भी होते हैं, जो हमारी बोन मैरो में प्लाज्मा सेल्स होते हैं, अगर प्लाज्मा सेल्स का कैंसर हो जाता है हम उसको माइलोमा बोलते हैं। अच्छा 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 जी, राइट। बहुत अच्छी आपने बात बताई, शुरुआत बहुत अच्छी हुई। डॉक्टर ऋषि आपकी तरफ आना चाहेंगे। जैसे कि अमूमन देखा गया है कि जिसमें कहीं अगर कैंसर है तो किसी भी ऑर्गन में, अगर किसी हिस्से में, तो फिर उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं। तो क्या ब्लड कैंसर के अंदर भी स्टेजेस होती हैं? और इसके साथ ही क्या कुछ ऐसे अलामात और सिम्टम्स हैं जिनको देखकर, जानकर हम थोड़ा सा इससे प्रिकॉशन पहले ही ले सकते हैं कि इस मर्ज तक हमारा पहुंचना ना हो? देखिए, जैसा खुंगर साहब ने बताया कि कैंसर के 3 टाइप्स होते हैं, लिम्फोमा, ल्यूकीमिया, माइलोमा। इनमें भी कई सब टाइप्स भी होते हैं। तो मैं उसको ऐसे पेशेंट्स को कई बार सीधी भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि जी, जैसे आपके पास अगर कार है, उस कार का कौन सा मॉडल है, कौन सी कंपनी की कार है, उसमें पावर स्टीयरिंग है कि नहीं, उसी प्रकार से अलग एक ही कार के कई टाइप्स हैं आप बाजार में देखेंगे। उसी प्रकार से कैंसर के कई टाइप्स होते हैं। इनके लक्षण भी उसी प्रकार से ही आते हैं कि जिस प्रकार के सेल से ये कैंसर उभर रहे हैं उन सेल का बॉडी में क्या काम है, क्या फंक्शन है, क्या रोल वो प्ले करते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। और ये कैंसर के सेल्स जब ये मल्टीप्लाई करते हैं तो नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन बोन मैरो में रुक जाती है। तो जब नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन नहीं होगी और आपके वाइट सेल्स जो जैसे खुंगर साहब ने बताया कि बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें जो है फिर आपके शरीर में खून की कमी आएगी, आपको थकान महसूस होने लगेगी, आप थोड़ा भी काम करने में आपको बीच में रुक के सांस लेनी पड़ेगी, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएंगे, घर का काम नहीं कर पाएंगे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी के काम जो आप बिना सोचे हुए आराम से कर जाते हैं वो करने में आपको थकान लगने लगेगी, शरीर आपको फीका दिखने लगेगा, रंग नहीं रहेगा, अनीमिया के सिम्टम्स जिसको हम कहते हैं, पेलनेस हो जाएगी, फीका रंग दिखेगा। फिर प्लेटलेट्स आपके बॉडी में कम हो जाएंगे तो नील पड़ने शुरू हो जाएंगे, कभी बसूड़ों से ब्लीडिंग, कभी नाक से ब्लीडिंग, कभी शरीर पे नील पड़ गए, पैरों पे नील पड़ गए, चकत्ते पड़ गए। फिर वाइट सेल्स का काम क्या है? हाँ, एक और जो चीज़ है, लेडीज़ में जो है एक्सेसिव ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंसेस, माहवारी में जो है ज़्यादा खून का बहना। और फिर गिल्टियाँ बन जाती है लिम्फ नोड्स के, तो गर्दन में गिल्टियाँ, बगल में गिल्टियाँ, जांघों में गिल्टियाँ बन जाती हैं, लिम्फ नोड्स एनलार्ज होने लगते हैं, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, हड्डियों में दर्द होने लगता है कैंसर की वजह से, ब्लड कैंसर में अक्सर। और फाइनली वाइट सेल्स का जब काम नहीं होता है तो इन्फेक्शंस जो है, इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है। इम्यून सिस्टम डाउन हो जाता है तो बुखार आ जाना, इन्फेक्शंस जिनको हम हो जाना, वो आसानी से पेशेंट्स को होने लगती है क्योंकि वो उनका इम्यून सिस्टम डाउन होता है। एक और जो सवाल आपने पूछा था स्टेजिंग का, आमतौर पे हम कहते हैं कि जब ब्लड कैंसर जो है वो पब्लिक अवेयरनेस उसकी उतनी नहीं होती है, तो समझाने के लिए कैंसर का जब भी उदाहरण देते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर का देते हैं जो लेडीज़ में देखने को मिलता है, या और कहीं पे लंग के कैंसर या पेट के कैंसर, उसमें पब्लिक अवेयरनेस ज़्यादा होती है। तो पब्लिक कई बार पूछती है कि डॉक्टर साहब हमारे, आपने बताया कि जी हम ब्लड कैंसर है, तो ब्लड कैंसर की कौन सा स्टेज है? तो वहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर में होता है कि जी ब्रेस्ट में है, उसके बाद फिर ब्रेस्ट से बाहर जो है आसपास के एरिया में फैल गया और फिर हड्डियों में फैल गया, शरीर में हर जगह पे फैल गया, तो उसको स्टेज 4 कहते हैं। तो स्टेज 1, 2, 3, 4 ऐसी स्टेजिंग ब्लड कैंसर में फॉलो नहीं होती है। अच्छा। और वो कर भी नहीं सकते हैं बिकॉज ब्लड जो है, ये कैंसर का ओरिजिन जो होता है ये अक्सर या तो लिम्फ नोड्स में होता है, लिम्फोमा, और नहीं तो फिर ल्यूकीमिया जो बोन मैरो में होते हैं। तो बोन मैरो में जो कैंसर्स ल्यूकीमिया होते हैं उसमें स्टेजिंग नहीं होती है। अच्छा। लिम्फोमा जो कि लिम्फ नोड्स में कैंसर होते हैं ज़्यादातर, उसमें जो है स्टेजिंग फिर भी फॉलो होती है क्योंकि ये गिल्टियाँ हैं। तो गिल्टियाँ जो हैं हमारे ऊपर के बॉडी के पार्ट और नीचे के बॉडी के पार्ट में है, तो उसको हम आमतौर पे स्टेज 3 बोलेंगे। अगर वो लंग्स में या लिवर में या और जगह फैल गए तो स्टेज 4 होगा। तो लिम्फोमा में स्टेजिंग फॉलो होगी, ल्यूकीमिया में स्टेजिंग का कोई कंसेप्ट नहीं होता है।
ओके, यहाँ पर बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। और मैं डॉक्टर प्रदीप के पास आना चाहूँगा। डॉक्टर प्रदीप, मैं जानना चाहता हूँ, जिस तरह के ये सिम्टम्स बताए हैं डॉक्टर ऋषि ने, बहुत सारी बातें बताई हैं। एक तो ये कि ये बहुत सारे आम सिम्टम्स हैं जो अक्सर किसी को, अगर कोई एनीमिक है या कोई और प्रॉब्लम है उसके बॉडी में, तो उसको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। वीकनेस उसे हो सकती है, उसको सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो क्या कोई ऐसा सिम्टम है जो सिर्फ ये इंडिकेट करता है कि इसमें ब्लड कैंसर की शिकायत हो सकती है? दूसरा ये कि अगर ब्लड कैंसर हो गया है जिसमें, तो क्या ये दूसरे ऑर्गन में, बॉडी में जाने के चांसेस भी रहते हैं? डॉक्टर प्रदीप जी, जैसे आपने पूछा कि सिम्टम्स जो ब्लड कैंसर से रिलेटेड हैं, देख कभी कभी कुछ जो सिम्टम्स हैं बहुत ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर ऋषि ने बताया कि खून की कमी होना, एनीमिया होना जी, एक वेरी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम है जो बहुत सारी जो कैंसर नहीं है उनमें भी पाया जाता है। तो बहुत से आम पब्लिक क्या होता है कि इसीलिए डिले करती है कि ये खाने पीने की कमी है या पेट में कीड़े होने की कमी से ये लंबा चलता जाता है जी डॉक्टर साहब। मगर कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो इनमें जुड़े हुए हैं, जैसे आपको शाम के समय ज़्यादा बुखार आना, पसीने के साथ आना जी। ऑल्दो ये सिम्टम्स ट्यूबरकुलोसिस में मिलता है, मगर कुछ टाइप के ब्लड कैंसर में कॉमनली आता है जी जी जी। आपको इसके साथ ब्लीडिंग हो रही है जो एबनॉर्मल है। ब्लीडिंग देखिए, नॉर्मली फीमेल्स में पीरियड आते हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड नॉर्मल, जो डेट और उनके पीरियड के हिसाब से होती होगी। मगर एबनॉर्मल ब्लीडिंग मतलब जब समय नहीं है वो उस समय ब्लीडिंग हो रही है। और कहाँ, जैसे दांतों से, नाकों से अनएक्सपेक्टेडली ब्लीडिंग हो रही है, आपके शरीर पे चकत्ते पड़ते जा रहे हैं बिना किसी रीजन के, तो ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ जी जी। सेम ऐसे ही के जो ग्लैंड्स होते हैं वो नॉर्मली तो इनलार्ज नहीं होते जी, मगर वो इनलार्ज हो रहे हैं। हड्डियाँ नॉर्मली दर्द नहीं करती हैं मगर एक्सेप्शनली जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें हड्डियों का दर्द होता जा रहा है, बच्चा रो रहा है, दर्द की दवा दी, कुछ समय के लिए ठीक हो गया, नहीं हो रहा। तो ये कुछ एक्सेप्शनली सिम्टम्स हैं जो हमें इंडिकेट करते हैं कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी है और हमें उसके हिसाब से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उसके साथ ब्लड कैंसर है, देखिए ब्लड हमारे शरीर के हर हिस्से में जाता है जी, कोई भी ऐसा हिस्सा नहीं है जहाँ ब्लड ना जाता हो। तो ब्लड कैंसर कहीं पे भी जा सकता है। कुछ वैरायटीज ऑफ ब्लड कैंसर ऐसी हैं। ऑर्गन की बात करें या कौन से ज्यादा आपको, आप डॉक्टर हैं, आप नॉर्मली जो ब्लड कैंसर है अधिकतर टाइम जी लिम्फ नोड के अलावा हमारा लीवर का बढ़ना और हमारा स्प्लिन का बढ़ना कॉमनली इनमें मिलता है। मगर कभी कभी कुछ टाइप के कैंसर ऐसे हैं, जैसे माइलोमा बताया गया था जी, वो हड्डियों में भी होता है, हड्डियां टूट जाती हैं, हड्डियां बहुत कमज़ोर हो जाती हैं कि एक यंग एज का आदमी गया, वो जस्ट एक छोटी सी चीज़ उठाई या बाल्टी उठाई और उसमें उसकी हड्डी भी ब्रेक हो सकती है। इस टाइप के कुछ सिम्टम है जो बताते हैं कि गड़बड़ है। ऐसा कुछ सिम्टम्स हो तो हमें जितना मतलब जल्दी हो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। राइट यानी देर नहीं करनी है। अगर कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो पहले डॉक्टर को दिखाइए, और अगर आपको लग रहा है, डॉक्टर को डाउट हो रहा है कि अब होमेटोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है, तो उसमें देर नहीं करनी चाहिए और फ़ौरन किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। जैसा कि अभी डॉक्टर प्रदीप ने भी कहा कि एबनॉर्मेलिटी जो है वो दिख जाती है, कुछ सिम्टम्स ऐसे वाजे होते हैं जिन्हें अगर हम समझ लें तो इस मर्ज़ का पहले से पता चल सकता है, और जो इसके क्योर रेट्स हैं फरहान वो भी बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं। डॉक्टर जितेंद्र, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या ये जो ब्लड कैंसर है वो जेनेटिक होता है? कुछ मामलों में जेनेटिक भी है और बिना जेनेटिक के भी, इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं भी जेनेटिक हो, जेनेटिक कॉज हो, और वो है कुछ मामलों में जेनेटिक भी हो सकता है, लेकिन वो जी मतलब ज़्यादा चांसेस क्या है? इनका सवाल बहुत अच्छा है। ये जेनेटिक होने के चांसेस हैं क्या? हाँ, जेनेटिक होने के चांसेस हैं, और जिसमें अगर पहले जैसे फादर को, ग्रैंडफादर को, ऐसे जनरेशन में पहले हुआ है तो चांसेस हैं, ज़्यादा हैं, लेकिन वो इसमें वो नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि भाई उसमें वो होगा। तो डॉक्टर ऋषि, अच्छा ये भी बताया, हमने ये सुना है कि एक ब्लड टेस्ट से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि ब्लड कैंसर है भी या नहीं, तो इसमें क्या कितनी सच्चाई है? क्या कोई किसी और तरीके की टेस्ट या करवा सकते हैं जिससे पता चल जाए कि ये मर्ज़ है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है, और इस सवाल की जड़ें जो है ये कैंसर ट्रीटमेंट के हिस्ट्री तक जाती है। अच्छा। बिकॉज सबसे पहले ट्रीटमेंट का इजाफा कैंसर की अगर हम हिस्ट्री पढ़ें तो सबसे पहले कैंसर के ट्रीटमेंट का इजाफा ब्लड कैंसर से हुआ था। अच्छा। उसका सीधा साधा कारण ये था कि ब्लड आराम से उसकी एक बूंद लेके स्लाइड बना के माइक्रोस्कोप में देखा जा सकता है जी।
तो ये पहला कैंसर था जिसको कि एक विजुअलाइज किया जा सकता था। बाकी कैंसर आप देखिए, ब्रेस्ट का कैंसर है, लंग का कैंसर है, वो कैसे डायग्नोज होता है? ब्रेस्ट का कैंसर तो चलिए ऊपर सतह पे है तो दिखता है, अगर शरीर के अंदर है तो सीटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ये सारी साइंस का इजाफे के बाद ही कैंसर पता चलते थे जी कि कितना है क्या है। और ब्लड का कैंसर, आप भले ब्लड की एक ड्रॉप ली पेशेंट की, उसको स्लाइड बनाई, माइक्रोस्कोप में नीचे देखा और आपको कैंसर के सेल्स दिख गए। तो ट्रीटमेंट हुआ और ट्रीटमेंट के बाद वो सेल्स धीरे धीरे कम होने लगे और नॉर्मल ब्लड प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई और पेशेंट की ब्लड की पिक्चर जो माइक्रोस्कोप में दिखती है वो एबनॉर्मल से नॉर्मल हो गई। तो इसके लिए इसका डायग्नोसिस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसा डॉक्टर प्रदीप ने, मैंने या खुगर साहब ने शुरुआत में बात की कि इसमें इसके जो प्रेजेंटेशन है, जो इसका जो पेशेंट को जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं वो बड़े नॉन स्पेसिफिक से हैं जी, और वो इन्फेक्शंस में भी हो सकते हैं और उसके कई और कारण भी हो सकते हैं। लेकिन इसकी जो डायग्नोसिस है वो काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाती है कि हाँ जी, इसकी पेशेंट की ब्लड के टेस्ट कराया, उस ब्लड टेस्ट में जो है खून में कणों में गड़बड़ी पाई गई, माइक्रोस्कोप में गड़बड़ देखा गया स्लाइड में, और यहाँ पे जो है इस पेशेंट को और ज़्यादा इवैल्यूएशन या वर्कअप की ज़रूरत है ये देखने के लिए कि कहीं इसको कैंसर तो नहीं है। डॉक्टर ऋषि यहीं पर कुछ कहना चाह रहे हैं जी। डॉक्टर खुंगर बताइए। अगर हमें, जैसे हम ब्लड टेस्ट करते हैं उसमें हम देखते हैं कि हमें इसमें ब्लड कैंसर का संदेह हो रहा है जी, तो हम उसमें बोन मैरो का टेस्ट की तरफ आप जाते हैं। बोन मैरो यही, उससे हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये ब्लड कैंसर है। जी जी जी। डॉक्टर ऋषि, यही मेरा सवाल था कि अगर आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में चेंजेस है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बदलाव है, तो क्या आप डाउटफुल काफ़ी हद तक हो जाते हैं कि अब ब्लड कैंसर के चांसेस हैं और बोन मैरो की तरफ जाना जरूरी बन गया है? बिल्कुल बिल्कुल। बोन मैरो जो है वो एक इन्वेजिव टेस्ट है और उसको जो है हमको पहले सस्पिशन होता है कि इस पेशेंट की ब्लड रिपोर्ट में गड़बड़ी आई है, तो अब इस पेशेंट को बोन मैरो की जरूरत है जी। और फिर हम पेशेंट को जो है उसके हम बोन मैरो एग्जामिनेशन करते हैं। ये आउट पेशेंट प्रोसीजर है, इसमें कोई बेहोश करने की जरूरत नहीं होती है, चमड़ी को सुन करके और उसमें से जो है हम बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। एडिशनली इसका एक और फायदा ये होता है भाई साहब कि इसमें कई और टेस्ट, स्पेशलाइज्ड टेस्ट की जरूरत जब पड़ती है तो वो हम बोन मैरो के सैंपल्स में जो है हम वो लगा के और ज़्यादा उसकी डायग्नोसिस को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि ये प्रकार का ब्लड कैंसर में इस सब टाइप का ये प्रकार का ब्लड कैंसर है। तो बोन मैरो के बाद कोई डाउट की गुंजाइश नहीं रहती है, मतलब आपका ये कहने का मकसद है? जनरली कैंसर के डायग्नोसिस में डाउट नहीं रहता है। फिर एडिशनली उसमें और टेस्ट करने पड़ते हैं जिसमें कि जेनेटिक टेस्ट होते हैं और फ्लो साइटोमेट्री के टेस्ट होते हैं। ये सारे टेस्ट जो हैं फिर उस कैंसर को कैरेक्टराइज करने के लिए होते हैं और उसका एक रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट प्रिडिक्ट करने के लिए होते हैं, जिसमें जेनेटिक टेस्ट की जरूरत पड़ती है कि ये जो है इस कैंसर की जो स्वभाव है इलाज के बावजूद ये उग्र होगा या ये ट्रीटमेंट को सेंसिटिव होगा और ये इसमें जो है ट्रीटमेंट के सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हैं या इसमें ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर प्रदीप, ट्रीटमेंट की बात की डॉक्टर ऋषि ने यहाँ पर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर एक बार फाइनल हो गया, डायग्नोसिस हो गया है कि ये ब्लड कैंसर ही है, तो उसके बाद ट्रीटमेंट किस तरह से शुरू किया जाता है और उसका कितने दिन का ट्रीटमेंट होता है? क्या 1 महीने का होता है, 2 महीने का होता है, या सारी ज़िंदगी फॉलोअप करना पड़ता है? क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर प्रदीप आप? देखिए, ब्लड कैंसर में ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको किस टाइप का कैंसर है। जैसे पहले भी अभी डिस्कस हुआ है कि हमारा ब्लड कैंसर कई तरीके का होता है, उसमें ल्यूकीमिया भी है, लिम्फोमा भी है, माइलोमा भी है जी। ल्यूकीमिया में भी अलग अलग वेराइटीज़ हैं, राइट। जैसे आपने सुना होगा कि एक एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, ऐसी एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, सेम क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया होता है, क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया होता है। तो जैसे मैंने अभी यूज़ किया क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया जी, ये एक ब्लड कैंसर है जिसमें इसका ट्रीटमेंट टैबलेट से हो जाता है, मगर और ये ओपीडी बेसिस पे होता है, इसके लिए कोई एडमिशन की जरूरत नहीं होती, ये अवस्था के हिसाब से इसमें भी कि ये क्रोनिक टाइप का ही आपके साथ धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलता रहेगा। आज की डेट में इसका ट्रीटमेंट लाइक जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, आपको मेडिसिन लेनी है और आप लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। इसके और भी आगे जब एडवांसेस हो रहे हैं तो कुछ टाइम में हम ट्रीटमेंट फ्री इसका सर्वाइवल भी हम ट्रीटमेंट फ्री भी फेज दे रहे हैं, जिसमें हमें स्ट्रिक्टली फॉलोअप करना होता है, तो इसमें फॉलोअप ज़्यादा जरूरी। अब हमने बात की एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया जी, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया, शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो AML और ALL
जी। ये तेज टाइप के कैंसर। थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, ये आजकल बहुत देखा जा रहा है और इसको लेकर अवेयरनेस भी चल रही है, तो क्या इसके बारे में ज़रा ज़्यादा बताइएगा। जी, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, ये तेजी से एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया और एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया बहुत तेजी से फैलने वाले कैंसर हैं। अगर हमने इनका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया तो इसमें काफ़ी हद तक कॉम्प्लिकेशन होते हैं और हम पेशेंट को खो सकते हैं जी। इनका अच्छा ट्रीटमेंट है जी। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, जैसे डॉक्टर ऋषि ने बताया कि हम डिफरेंट टेस्ट करके ये कह सकते हैं ये ज़्यादा अच्छा रिस्पांस करेगा, ये है कि ये थोड़ा कम रिस्पांस करेगा, इसका अलग थोड़ा ट्रीटमेंट है। इसमें कुछ और मेडिकेशन है जो खाने वाली होती हैं, जो मुंह से दी जा सकती हैं, उनको ऐड करना होता है जी। तो ALL और AML दोनों में हमें एडमिट करके ट्रीटमेंट करना होता है शुरुआती फेज में। खास इमरजेंसी वाली कंडीशन शायद है, देखिए ये इमरजेंसी टाइप की होती है, क्योंकि कभी कभी इनमें जो ब्लड कैंसर की सेल्स होती हैं वो लाखों में चली जाती हैं। लाखों में जाने का मतलब ये है कि हाँ, पेशेंट के कॉम्प्लिकेट होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है जी। टाइमली नहीं इंटरवीन किया तो हम काफ़ी हद तक एक पेशेंट को नहीं बचा पाएंगे जी। तो ये और इनकी मेडिकेशंस ऐसी नहीं कि बहुत ही ज़्यादा है, वो अगर हम इनको टाइमली डायग्नोस कर लें तो इनको हम काफ़ी हद तक बचा सकते हैं। AML में है कि हमें जो भी ट्रीटमेंट है वो अधिकतर टाइम एडमिट करके होता है। इसमें नॉर्मली जो एडमिशन करके कीमोथेरेपी चलती है, इसमें इंजेक्शंस हैं और कुछ टैबलेट्स होती हैं जो दी जा सकती हैं, तो उनका बार बार हम एडमिट करके इनको देते हैं। ALL जो परेशानी अधिकतर बच्चों में देखी गई है जी। उसमें क्या है कि शुरुआत में हम इनको एडमिट रखते हैं जी। जब उनकी कंडीशन थोड़ी सी स्टेबल हो जाती है, बीमारी बेटर हो जाती है, तो हम उनको डिस्चार्ज करते हैं। फिर इनका ट्रीटमेंट OPD बेसिस पे, डे केयर बेसिस पे करते हैं, जो फेजेस में इनका ट्रीटमेंट होता है, इसलिए और बीच बीच में और कुछ होता है। तो AML की कुछ वेराइटीज़ हैं जिसमें हम कंट्रोल करने के बाद, मतलब जब कंट्रोल के जो कैंसर है वो कंट्रोल हो गया है, तो हम उनको ट्रांसप्लांट भी बताते हैं, बोन मैरो ट्रांसप्लांट बताते हैं। और ALL में कुछ वेराइटीज़ को ही हम ट्रांसप्लांट बताते हैं, वरना वो हम कीमोथेरेपी पे चलते रहते हैं। उनमें कुछ वेराइटीज़ हैं जो हम थोड़े एडवांस टेस्ट करके ही अब पता कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है। CML और CLL जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, मैंने बताया इसमें टैबलेट है, इसमें कोई एडमिशन की ज़रूरत नहीं, आराम से ट्रीटमेंट चलता है, लोग खाते हैं, आज की डेट में स्टेबल है, बहुत अच्छा सर्वाइवल है। ऐसे ही CLL जो वैरायटी है वो यूजुअली बड़े बुजुर्गों में ज़्यादा पाया जाता है। उसमें भी आज की डेट में कुछ दवाइयाँ खाने की हैं जो उनकी अवस्था के हिसाब से हम ऐड करते हैं, और कुछ इंजेक्शन भी हैं जो पेशेंट के हिसाब से हम उसको चूज़ करके हम देते हैं कि उनको हमें क्या देना चाहिए। और इन दोनों में ही अच्छा आउटकम है इन कंपेरिजन टू एक्यूट ल्यूकीमिया। ओके, राइट जी, बहुत अच्छे से डॉक्टर प्रदीप आपने बताया इसके कितने टाइप्स होते हैं ब्लड कैंसर के। अब हम ये जानना चाहेंगे डॉक्टर ऋषि से, जो बहुत ही अहम एक मेरे ख्याल से सवाल है कि क्या ब्लड कैंसर, पहले तो मैं यही बता दूं कि जो कैंसर है उसी के नाम सुनते ही जो है बहुत से लोग तो कहते हैं ना कि आधी जंग हार जाते हैं और मतलब बेजार हो जाते हैं ज़िंदगी से कि पता नहीं हम ठीक होंगे भी या नहीं। अगर ब्लड कैंसर की बात करें, क्या ये पूरी तरह से क्योरेबल है, इसका इलाज है? देखिए, जब हम यहाँ पे मैं दो शब्द जो है आपको बताना चाहूँगा। एक होता है कंट्रोल और दूसरा होता है क्योर। कंट्रोल और क्योर में अंतर है। कंट्रोल हो गई बीमारी, पेशेंट अपना ठीक है, अपनी जॉब ज्वाइन कर ली, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आ गया है वापस, लेकिन उसके सर पे हमेशा तलवार लटकती रहती है कि बीमारी कहीं मेरी वापस ना आ जाए। और जब बीमारी को हम जड़ से ख़त्म करें और हम कहें कि जी अब आपकी बीमारी के वापस आने के चांसेस जो है बहुत कम है, ज़ीरो नहीं है तो चलिए ना के बराबर है, तो हम उस पेशेंट को जो है फिर कहते हैं कि अब आप क्योर की तरफ जा चुके हैं। ये तो क्योर की बात हुई डॉक्टर ऋषि, इसी को हम जारी रखेंगे। एक कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो हेलो जी, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जी नमस्ते मैम। नमस्ते जी, अपना सवाल पूछिए। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या ब्लड कैंसर का इलाज संभव है? जी, यही सवाल मैंने डॉक्टर ऋषि से पूछा था, तो इन्होंने भी कर लिया है, तो आप अब बता सकते हैं। तो सारे कैंसर्स जो एक ह्यूमन बॉडी में डिस्क्राइब्ड है उसमें मैक्सिमम ट्रीटमेंट एडवांसेस और मैक्सिमम सक्सेस रेट जो है वो ब्लड कैंसर्स के लिए है। जनरली ब्लड कैंसर्स जो हैं वो क्योरेबल कहे जाते हैं। कुछ ब्लड कैंसर्स हैं जो कि जैसे मल्टीपल माइलोमा है। मल्टीपल माइलोमा में अभी तक हम कंट्रोल की बात करते थे और क्योर जो है वो अराउंड 10% पेशेंट्स में ही देखने को मिलता था। 90% पे बीमारी वापस आ जाती थी। तो वहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा था, माइलोमा कंट्रोलेबल है, क्योरेबल
माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के लिए है, मेजॉरिटी के लिए क्योरेबल नहीं है। एक्यूट लुकीमियाज जैसे डॉक्टर प्रदीप ने बताया, वो इंटेंसिव कीमोथेरेपी, तेज कीमोथेरेपी दी जाती है उसमें, और उसमें जो है क्योरेबल के चांसेस होते हैं। एक्यूट लुकीमियाज में कुछ पेशेंट्स कीमोथेरेपी से बीमारी कंट्रोल हो जाती है और क्योर करने के लिए फिर उनमें आगे जाके बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है कि वो बीमारी वापस आने का खतरा है तो इस पेशेंट में जो है ट्रांसप्लांट करके कंट्रोल से पेशेंट को क्योर की तरफ ले जाया जाए। डॉक्टर प्रदीप ने बताया क्रोनिक माइलॉइड लुकीमिया टैबलेट दी जाती है, उस टैबलेट से जो है बीमारी अभी तक हम कहते थे कंट्रोल हो गई है, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये देखा गया कि दवाई बंद भी की जा सकती है कुछ पेशेंट्स में, और उनमें हम क्योर की बात कर सकते हैं। तो क्योर है या कंट्रोल है, ये सवाल जो है बड़ा स्पेसिफिक होता है, हम किस प्रकार के ब्लड कैंसर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सारे कैंसर्स की बात करें पब्लिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो ये दो शब्दों पे हमेशा ध्यान रखिए, कंट्रोल है या क्योर है। और आपने डॉक्टर से जरूर पूछा करिए, डॉक्टर साहब मेरी बीमारी कंट्रोलेबल है या क्योरेबल है, हम किस तरफ इसके बारे में बात करें। एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपसे शेयर करना चाहूँगा, एज के हिसाब से भी ये डिस्कशन हुआ जा सकता है। एक यंग बच्चा है 20s में या 10 इयर्स में, उसमें हम जब भी ट्रीटमेंट करेंगे ब्लड कैंसर का, हमारा फोकस होगा कि ये क्योर हो, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेड लाइफ स्पैन जो है वो 70s 80s तक है। बिल्कुल। और एक 80 इयर्स के बुजुर्ग हैं, वहाँ पे हम क्योर की बात नहीं करेंगे, वहाँ पे हम कहेंगे कि साहब की जितनी कंट्रोल हम कर सके, इनकी लाइफ की क्वालिटी कितनी अच्छी रख सके, ये एक भरपूर जीवन जिए जितने साल हैं इनके पास, और वहाँ पे हम कंट्रोल की बात करेंगे, वहाँ पे हम क्योर की बात उतनी नहीं करेंगे। राइट। बहुत अच्छी बात आपने कही, यानी कि कंट्रोल और क्योर ये दोनों ही किसी की भी एज पर डिपेंड करता है, और कैंसर के टाइप पर, और कैंसर के टाइप पर भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। जी आप कुछ कह रहे थे डॉक्टर जितेंद्र जी। मैं कहना चाहता हूँ जो बच्चों में जैसे पहले 15 साल की उम्र तक बच्चों में एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया वो कॉमन है जी, फिर 15 से 40 तक जैसे हमारा जो है एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया कॉमन, 30 से 50 साल की उम्र में क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया कॉमन है, और 50 से ऊपर है तो ये क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया कॉमन है। तो बच्चों में जो BALL होता है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, 15 साल तक के बच्चों में इसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर बच्चे को ठीक टाइम पे ट्रीटमेंट मिल जाए तो उसके बाद जैसे वो हमारे पास कितने बच्चे आते हैं फॉलोअप में, जैसे पिछले 20 जैसे उनका कंप्लीट क्योर हो गया, उसके बाद बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियां भी हो गई, वो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, उनका क्योर हो गया जी। तो ALL का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है जी। डॉक्टर प्रदीप आपकी तरफ आना चाहेंगे। मैं जानना चाहता हूँ कि इस बीमारी का जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें खर्च कितना आता है और क्या एक आम आदमी उसे अफोर्ड कर सकता है, क्या कहना चाहेंगे इसमें डॉक्टर प्रदीप? देखिए ब्लड कैंसर में जो खर्चे हैं वो डिपेंड करते हैं कि किस टाइप का कैंसर है। जो हमने क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया बोला, उसमें जो टैबलेट फॉर्म में ट्रीटमेंट होता है उसकी आज की डेट में हमारे पास जेनरिक मेडिकेशन है जो पहले बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, आज की डेट में इतना कॉस्टली नहीं। राइट। इसमें जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया 2-3 तरीके की टैबलेट है जो कॉमनली फर्स्ट टाइम में यूज़ की जाती है कि कोई पहली बार आएगा तो हम उसको देंगे। तो कुछ दवाई थोड़ा सा कॉस्टली है, कॉस्टली इन द सेंस के उनका खर्चा 5,000 से लेके 10,000 के बीच में पड़ता है। अच्छा। और कुछ दवाइयाँ हैं जो 2 से 2,500 के बीच में आ जाती हैं और महीने का ये पूरा खर्चा होता है, ऐसे साल के हिसाब से होता है। अच्छा। मगर जो एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया होता है, इसमें क्या है कि जो खर्चा है वो एडमिशन, क्योंकि हमें थोड़े टाइम के लिए उन्हें भर्ती रखना पड़ता है, उसमें कुछ इन्फेक्शन पकड़ते हैं, हो जाते हैं नॉर्मली, तो उनको कंट्रोल करने के लिए एंटीबायोटिक्स है, कुछ ब्लड चढ़ाने के लिए जो वो खर्चे होते हैं, सेम जो ये कॉस्ट है ये एड ऑन होती है मेडिकेशन पे। तो अगर सिर्फ हम कैंसर की दवा के बारे में पूछें तो वो इतना कॉस्टली शायद नहीं है, मगर पूरे को देखेंगे तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। ये डिपेंड करता है कि सेंटर टू सेंटर वेरी कर सकता है जी। आप जैसे हम एम्स में हैं और सफदरजंग में भी जैसे सर भी हैं, तो हमारे यहाँ कुछ दवाइयाँ गवर्नमेंट की तरफ से आराम से आती हैं तो वो सबको मिल रही होती हैं जी। ऐसी अलग है अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में तो वहाँ ये फ्री तो नहीं, मगर कुछ तो चार्ज है, तो ये कॉस्ट इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे है। ओके। मगर हाँ अगर किसी की अफोर्डेबिलिटी है तो आराम से आज की डेट में ट्रीटेबल है। ओके। और करना चाहिए। देखिए हम करने की कोशिश नहीं करेंगे तो हम उसी समय हार मान लेते हैं, तो हमारा आउटकम पुअर हो जाएगा। कोशिश करेंगे तो आज की डेट में गवर्नमेंट्स हैं, NGOs हैं,
और इवन आम पब्लिक, बहुत से ऐसे लोग हैं जो सपोर्ट करते हैं, जो पेशेंट है उनको सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे फाइनेंसिस भी अरेंज हो जाते हैं। मैं हमारे पास कोई आता है तो जो एडमिट होता है तो हम कीमोथेरेपी का एस्टिमेट देते हैं, या कोई कहता है मैं ट्रांसप्लांट कराना है तो हम एस्टिमेट देते हैं, तो उसका गवर्नमेंट की तरफ से फंड मिलता है जी। सेम ऐसे ही हर जगह से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हो सकता है, बशर्ते कि हमें थोड़ा रास्ता मालूम हो जी, थोड़ा हमें अच्छा गाइडेंस मिले तो ये काम किया जा सकता है। डॉक्टर प्रदीप, यहीं पर आप ये भी बताइए, जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है ये इसकी क्या तरीका है, कब होता है, और क्या हर कैंसर पेशेंट के साथ ये करना ही पड़ता है, और वो बोन मैरो कहाँ से आता है, ये सब ज़रा सा बताएं प्लीज़। देखिए, ट्रांसप्लांट में जो डोनर है वो कई तरह का होता है, उसी के हिसाब से हम उसको उसकी डेफिनेशन डिसाइड करते हैं। हर कैंसर के लिए आज की डेट में ट्रांसप्लांट नहीं बोला जाता है। आज से आप 15-20 साल पहले जाएं तो जो क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया, जो आज की डेट में टैबलेट से कंट्रोल हो सकता है, तो पहले उसके लिए भी ट्रांसप्लांट होता था। आज उसके लिए इतना नहीं होता, हर कोई नहीं बताता, अनटिल उसकी कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन है, उसको हम कहते हैं कि आप ट्रांसप्लांट जाओ। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया है, AML है, उसमें कुछ वैरायटीज़ हैं जिसके लिए हम बोलते हैं कि आपको ट्रांसप्लांट कराना ही चाहिए। कुछ में कहते हैं कि आप बाद में भी करा सकते हैं। ALL की भी ऐसे ही कुछ स्पेसिफिक वैरायटीज़ हैं जिसमें हम बोलते हैं कि हाँ आप ट्रांसप्लांट कराइए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि ट्रीटमेंट के बाद डिजीज़ का वापस आना बहुत कॉमन है, तो उसमें देखते हैं। अब CLL होता है जो क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया, एल्डरलीज डिजीज़ होती है, तो नॉर्मली हम उसमें प्राइमरली इंडिकेट नहीं करते, वो गलती से किसी यंग एज में आ रहा हो तो उसके लिए सोचते हो। प्लाज्मा सेल है, प्लाज्मा सेल में क्या होता है, ये मल्टीपल माइलोमा जो है, इसमें हम ऑटोलोगस टाइप का, मैं अभी थोड़ा इसको बाद में डिस्क्राइब करता हूँ। तो डॉक्टर प्रदीप, हम इसको आपका ये सुनेंगे, अभी आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एक कॉलर जुड़ रहा है। ओके। हेलो हेलो जी, नमस्कार, खैर मकदम है आपका हमारे प्रोग्राम में, सवाल पूछिए अपना। जी मैं जम्मू कश्मीर से बोल रहा हूँ, जम्मू कश्मीर से। जी जी जी, खैर मकदम है आपका। लास्ट टर्म में वहाँ से बोल रहा हूँ, डॉक्टर से बात हो रही है जी, अपना सवाल कीजिए। मेरी बच्ची है, क्या लाइन ऑफ का नाम है, अच्छा, ये हो गया है लंग कैंसर। ओहो, जी जी। कश्मीर में डायग्नोज, फिर हम ले गए चंडीगढ़ PGI, तो PGI डॉक्टर ने पहले उसको परमी दे दी जी, डॉक्टर नवीद सिंह का रहते उसके बाद, उसके बाद इसको वो फर्मी बंद कर दी, फिर एक दवाई दी एक जैसे जी, दवाई खा को जाती थोड़ी क्लास किया आपको हफ्ते की आती है 1,18,000, तो फिर तो बोला पेट के, फिर हम लगे सोबरा के स्कूल, उन्होंने वहां किया इसको पेट के, बोला डिक्रीज हो रही है जी, तो अभी दवाई खाई, अब क्या करें, पर PGI का चला जा रहा है। आपकी बच्ची की उम्र कितनी है? 40। जी जी, अच्छा 40। तो डॉक्टर ऋषि, आपने इनका सवाल सुना? सवाल क्या है? लंग कैंसर इनको है। इनकी बेटी को लंग कैंसर, जो अब तक थोड़ा सा इनकी आवाज साफ नहीं मिल रही है, हमें लंग कैंसर है, ब्लड कैंसर, लंग कैंसर है। तो आप चाहते हैं कि उसका इलाज किस तरीके से सही हो, मतलब हो सकता है, आप ये जानना चाहते हैं? जी प्रदीप जी आप बताइए। देखिए, लंग कैंसर, देखिए मैं उसका स्पेशलिस्ट तो नहीं हूँ, मगर थोड़ा बहुत जानकारी रखता हूँ। तो ब्लड कैंसर में अभी पिछले कुछ समय में कुछ एडवांस टेस्ट हुए हैं, तो जिसके बेसिस पे उनका ट्रीटमेंट थोड़ा डिफाइन किया गया है। तो उसमें कुछ मॉलिक्यूल इजाद हुए हैं जिनमें वो टैबलेट फॉर्म में दिए जाते हैं, और जिनसे मतलब कितना सर्वाइवल है ये तो मैं नहीं कह सकता, मगर उससे डिजीज़ को अच्छा कंट्रोल किया जा सकता है, इतना मेरे को मालूम है। तो शायद जो आपको दवा चल रही है वो कोई नया मॉलिक्यूल है जिसका इसीलिए कॉस्ट ज़्यादा है, वरना पहले तो उसमें कुछ कीमोथेरेपीज भी चलती थी। तो अभी ये लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस बीमारी का, इससे ज़्यादा मेरे को बहुत तो अभी इनको क्या करना चाहिए? किसी मेरे हिसाब से जो उनके डॉक्टर साहब हैं उनसे इनको प्रॉपर डिस्कस करना चाहिए। तो मोस्ट प्रोबेबली है कि या तो मतलब इसका सबसे अच्छा आंसर तो वही दे सकते हैं। मैं बस ये कह सकता हूँ कि जो उनके प्राइमरी ट्रीटिंग डॉक्टर हैं उनसे मिलें और उसके बारे में थोड़ी और जानकारी लें उसी के हिसाब से, क्योंकि मैंने कहा ना कि कुछ एडवांस टेस्ट आया है तो उसमें उनके बेसिस पे देखा गया कि थोड़ा आउटकम हम अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए वो शायद दवा लिखी गई हो। जी, जैसा कि अभी डॉक्टर प्रदीप ने बताया कि कुछ एडवांस टेस्ट आए हैं और कोई इलाज भी अभी मुमकिन इसका है, तो आप जो इनके प्राइमरी डॉक्टर हैं उनसे कांटेक्ट कीजिए और अपने सारे जो डाउट्स हैं पहले वो क्लियर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए।
यहाँ पर एक बात मैं डॉक्टर ऋषि आपसे पूछना चाहूँगा, ये बहुत सारी ट्रीटमेंट की बात आपने की, बहुत सारी चीज़ें समझाई, सिम्टम्स की बात हो गई, अब परहेज़ की बात मैं करना चाहूँगा। क्या इसमें कुछ परहेज़ की भी ज़रूरत है? खाने पीने का क्या परहेज़ रहेगा? अगर गलत चीज़ें खाएंगे तो क्या इफेक्ट आ सकता है? क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, आमतौर पे अगर जो पब्लिक पे जो ऑलरेडी नॉलेज है हम उसको बिल्डअप करें तो हमको सबको, काफ़ी लोगों को ये पता होता है कि जी लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ में कैंसर भी एक गिना जाता है। एग्जाम्पल, अल्कोहल कंजम्पशन, हाई रिस्क ऑफ लिवर कैंसर, स्मोकिंग, हाई रिस्क ऑफ लंग कैंसर, अगेन अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग, हाई रिस्क ऑफ स्टमक कैंसर। बट ब्लड कैंसर एक ऐसे कैंसर है जिसमें लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो है रिस्क नहीं बढ़ता है। हाँ, लेकिन लाइफस्टाइल जो है, आपके कैंसर अगर आपको हो जाए तो उसमें आपके ट्रीटमेंट पे बहुत असर डालता है। एग्जाम्पल, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, एक्यूट लुकीमिया में इंटेंसिव कीमोथेरेपी है। अब वो इंटेंसिव कीमोथेरेपी आपका शरीर झेलेगा या नहीं झेलेगा, वो डिपेंड करता है आपकी बॉडी कितना फिट है। और पुअर लाइफस्टाइल, अनफिट बॉडी, मोर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस बिकॉज ऑफ कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी के कॉम्प्लिकेशन के रिस्क बढ़ेंगे। स्मोकिंग, आपके जब आपका बॉडी का इम्यून सिस्टम डाउन होता है तो फंगल इन्फेक्शन का रिस्क को बढ़ाता है। सिमिलरली, आपका लिवर अगर गड़बड़ है अल्कोहल इंटेक की वजह से, या आपका वेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, तो आपके कीमोथेरेपी के रेजिस्टेंस जो है वो मोटापे, जो ओबीस पेशेंट्स जिनको हम बोलते हैं, उनमें जो है कीमोथेरेपी की रेजिस्टेंस डिस्क्राइब्ड है। तो ट्रीटमेंट पे इम्पैक्ट जरूर पड़ता है लाइफस्टाइल का। लेकिन अगर हम कहें कि डॉक्टर साहब मैं स्मोक करता हूँ या मैं ड्रिंक करता हूँ, क्या मेरा ब्लड कैंसर का रिस्क बढ़ता है? मैं कहूँगा नहीं, इससे आपका ब्लड कैंसर का रिस्क नहीं बढ़ता है। बट अगर भगवान ना करे अगर बीमारी हो जाए तो वो परेशानी का सबब बन सकती है। डॉक्टर ऋषि, यहाँ पर मैं आपसे एक मैसेज लेना चाहूँगा और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप अपना मैसेज इस तरह से दीजिए कि हम अगर बात करें पिछले 20 साल की, कि 20 साल पहले आप जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट था ब्लड कैंसर का वो क्या था और आज के दौर में क्या बदलाव आ चुके हैं, कितने आगे हम आ चुके हैं, कितनी उम्मीदें बन चुकी हैं। डॉक्टर ऋषि, क्या पैगाम है आपका इस तरह से? कैंसर ट्रीटमेंट की अगर हम इतिहास को खंगालें और एडवांसमेंट्स को देखें जी, तो मैक्सिमम एडवांसमेंट कैंसर ट्रीटमेंट में ब्लड कैंसर में हुए हैं। ओके, गुड। और जो पेशेंट्स आज से 70-80 इयर्स पहले 1950s या 1960s में जिनको कि एडमिट किया जाता था, उन पे बहुत डिस्कशन होती थी और फिर उनको घर भेज दिया जाता था ईश्वर के या प्रभु की इच्छा के ऊपर, अब उन पेशेंट्स के पास एक अच्छा चांस होता है कि वो क्योर हो सकते हैं। तो मैक्सिमम ब्लड कैंसर्स जो है वो ट्रीटेबल है जी, कंट्रोलेबल है और क्योरेबल है जी। ट्रीटेबल है, कंट्रोलेबल है और क्योरेबल है। राइट राइट राइट, ट्रीटेबल है, बहुत ही ज़्यादा मतलब उम्मीदें बनी हैं। ये आपका पैगाम बड़ा अच्छा है। डॉक्टर प्रदीप, आप क्या पैगाम, क्या मैसेज देना चाहेंगे प्रोग्राम देखने वालों को? देखिए, जब भी किसी को कुछ कंप्लेंट हो, और ख़ासकर जो एबनॉर्मल कंप्लेंट थोड़ा पहले डिस्क्राइब किया गया था, तो सबसे पहले वो अपने डॉक्टर से मिलें, अपने घर के पास जो भी डॉक्टर है उनसे मिलें, अपनी समस्याएं बताएं, उसके हिसाब से वो कुछ टेस्ट करेंगे और जितना उनमें कोई ख़राबी आती है तो जितना हो उसके एक्सपर्ट से आप कांटेक्ट करें। ये क्योंकि इस बीमारी में जितना जल्दी हम इसका डिटेक्ट कर पाएँ उतना ही जल्दी ट्रीटमेंट होगा और उतनी ही कम कॉम्प्लिकेशन होगी। क्योंकि ज़्यादा बड़ी बीमारी हो जाएगी तो उसे कंट्रोल करने में भी प्रॉब्लम होती है और कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी, बहुत खूब। डॉक्टर जितेंद्र, इन शॉर्ट आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि अभी पहले ये होता था ब्लड कैंसर है तो शायद ज़िंदगी ख़त्म होगी, इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन आज हमारे पास ट्रीटमेंट, ब्लड कैंसर की ट्रीटमेंट इतनी एडवांसेस हुई हैं कि अब बहुत सारी डिजीज़ हमारी क्योरेबल हैं। ब्लड कैंसर बहुत सारे क्योरेबल है। क्योरेबल मीन पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए डॉक्टर का भी हिम्मत नहीं हारता। आप भी कभी ये नहीं कि ब्लड कैंसर हो गया तो हिम्मत हारनी नहीं, ऐसे नहीं है। अगर जो वो है, जैसे इन्होंने बताया डॉक्टर ऋषि ने भी, अगर बच्चा है तो हम चाहते हैं कि उसका 70-80 तक वो जाए तो उसको लॉन्ग टर्म हम उसको क्योरेबल की तरफ ले जाते हैं। और अगर कोई ओल्ड एज वाला है तो हम उसको कंट्रोल करते हैं ताकि उसका लाइफस्टाइल अच्छा हो जाए।
जी जी जी, तो आप तीनों की ही जो एक ही राय है और जिससे आप तीनों ही मुत्तफिक करते हैं कि ये जो ब्लड कैंसर है वो ट्रीटेबल भी है, क्योरेबल भी है और कंट्रोलेबल भी है। बस ज़रूरत है कि हमें गौर करना है कि हम किस तरह का लाइफस्टाइल अपना बना रहे हैं, कैसे हम अपनी ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमें इतनी अहम जानकारी देने के लिए। शुक्रिया आप तीनों का। धन्यवाद। तो नाजरीन, आज का ये जो एपिसोड है आपको पसंद आया होगा, हम ये उम्मीद करते हैं। और ब्लड कैंसर से जुड़ी हमने तमाम जानकारी जितनी हम आप तक पहुंचा सकते थे हमने पहुंचाई है, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे कि आगे आप कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारें, कैसे अपने जो लाइफस्टाइल है उसे सेट करें। तो हमेशा की तरह मैं आपको यही बोलती हूँ कि अगर आप भी हमसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं किसी भी मर्ज़ से मुतालिक, तो बेधड़क होकर हमें ईमेल कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है hello.ddurdu@gmail.com। इसी के साथ आप हमारा ये जो प्रोग्राम है यूट्यूब यानी कि डीडी उर्दू के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। तो टिप्स ऑफ द वीक के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं। दीजिए हमें इजाज़त। आदाब। ब्लड कैंसर बोन मैरो में शुरू होता है और इसके सबब गैर मामूली तौर पर व्हाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। ब्लड कैंसर से बचाव के लिए नुकसानदेह केमिकल्स और रेडिएशन से बचें। सेहतमंद तर्ज जिंदगी बरकरार रखें, मुतवाजिन ग़िज़ा खाएं और पाबंदी से वर्जिश करें। ब्लड कैंसर से बचने के लिए अपनी सफाई सुथराई का ख्याल रखें, किसी भी इन्फेक्शन से खुद को महफूज रखें। खून के कैंसर से महफूज रहने के लिए तंबाकू नोशी और शराब नोशी से परहेज करें। किसी भी तरह की परेशानी महसूस होने पर माहिर डॉक्टर से रुजू करें।